अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शकील कार। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की अहम सियासी, माशी और अवामी खबरों की। आज के प्रोग्राम में जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस, इमरान खान से मुतल्लिक ताज़ा पेशरफ्त, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में रुकावट, तोशाखाना केस की नई सूरत हाल, नए माली साल और बजट के अहम फैसले, पेट्रोल और डीजल पर लेवीज़ में तब्दीली, महंगाई और रोज़मर्रा अशियाए ज़रूरिया की बढ़ती हुई कीमतों समेत कई अहम मामलात पर नज़र डालेंगे। इसके साथ हम सिंध हुकूमत के रोजगार प्रोग्राम, आई वर्क फॉर सिंध, MKM की एहतजाजी तहरीक, वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए अहम सिफारशात और LPG की सरकारी कीमत के बावजूद आवाम को रिलीफ न मिलने की वजूहात पर भी बात करेंगे। इन तमाम अहम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कमरुल इस्लाम राजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर मुंदखेल। आप तीनों मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी राजा कमरुल इस्लाम साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा और पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि मरियम नवाज़ साहिबा CM पंजाब ने इस बात का इतराफ़ किया है कॉन्फ्रेंस में कि 24-24 घंटे उन्होंने जेल में कैद तन्हाई काटी है। उनको मालूम है कि इससे कितनी ज़हनी अजियत मिलती है, लेकिन क्या उनको 4 माह से बानी PTI की कैद तन्हाई नज़र नहीं आ रही? उनका जो तकलीफ़ का मयार है वो क्या उससे निकालना चाह रही हैं, क्या देखना चाह रही है कि वो कितने पावरफुल हैं? देखें इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर मरियम नवाज साहिबा ने उन्हें जेल में भेजा हो और अगर ये जो जितने भी ये केसेस थे ये उन्होंने कहा हो कि आप ये करें तो फिर तो शायद इस चीज की लिंकेज की जा सकती, लेकिन उन्होंने तो अपनी उस चीज का कहा कि हमारे साथ ये हुआ था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके साथ इसलिए हो रहा है कि हमारे साथ ये। इसलिए या तो हो कि अगर वो एक अदालती फैसले के नतीजे में और उसी में अपनी है, और वो जब उनका वो फैसला आएगा, मरियम नवाज साहबा भी अदालती फैसले के नतीजे में बाहर आई थी, या तो हो कि किसी ने उनको रहाई दिलाई थी ये एहसास करते हुए कि इस बुनियाद पे तो कानूनी प्रोसेस है, वो कानूनी प्रोसेस जारी है, और उसके बाद जब उनका वो आएगा तो वो भी बाहर आ जाएंगे बयान, इसी तरह जिस तरह मरियम नवाज साहबा आई थी। और ये जो वक्त का तकाबुल होता है कि ये ज्यादा हो गया, लेकिन राय साहब देखें ना कि उस पर तो अदालती हुक्म मौजूद है कि बानी PTI से उनके रफ़का, वकला और फैमिली की मुलाकातें कराई जाए, उसके बावजूद मुलाकात नहीं कराई जा रही। क्या यह सियासी इंतकाम नहीं है? उसका 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 फोरम भी तो अदालत ही है ना। अगर जो अदालती हुक्म है उसकी भी अगर किसी जगह पे भी वायलेशन हुई तो उसका ऑब्वियसली फोरम अदालत ही है। उसका फोरम मरियम नवाज शरीफ साहिबा नहीं है, या कोई पंजाब की या मरकज की कोई कैबिनेट का मेंबर नहीं। तो इसलिए ये जो दो चीज़ों का है ये कंपैरिजन ये बेसिकली बनता नहीं। वो उसका अदालती फोरम मौजूद है, वो अपने अदालती फोरम पे अगर अगर कहीं कोई वायलेशन हुई है, खिलाफ वर्जी हुई है, चूंकि वो अदालती फोरम में भी कुछ चीज़ें हैं कि वो कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस है। उसमें एक कंडीशन ये है कि उसमें पॉलिटिकल जो होती वैसे भी कैदी के लिए होता है कि वो पॉलिटिकल गुफ्तगू ना की जा सकती है ना करनी चाहिए। इस किस्म की बहुत सी उसके अंदर भी इफ्स एंड बट्स हैं। वो इफ्स एंड बट्स ऑब्वियसली फिर अदालत नहीं रिमूव करनी है, किसी वज़ीर आज़म या वज़ीर आला ने नहीं करनी। लेकिन ऐसा अदालतों पर भी तो सवालात उठाए जा रहे हैं कि PTI के वकला कई बार कह चुके हैं कि अदालतों से उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा, बल्कि अदालतें अपने हुक्म पर अमल दरामद नहीं करा पा रही हैं। देखिए अदालतों पे तो कोई भी अगर सवाल है, कोई कौन सा दौर था जिसमें अदालतों पे सवाल नहीं था, लेकिन क्वेश्चन फिर वही है कि वकला के कहने से वकला हर जगह, चूंकि उनका इस वक्त पर्पस ही शो क्रिएट करना है, यानी वो अगर अगर वो कानूनी जंग लड़ते, इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार भी तो वही वकला है ना। अगर वो कानूनी जंग लड़ते, सियासी उसको अंदाज न देते, अगर वो अदालत में इस नुक्ता नजर से जाते कि हमने वो मुकदमा लड़ना है और उस मुकदमे में अपने जो भी उनके लीडर हैं, कोई भी उनके साथी हैं, उनको उस मुकदमे से रहा कराना है, तो फिर तो शायद ये वाला जो आज की सूरत हाल है ये ना हो। लेकिन बदकिस्मती से वकला ने भी इसलिए अदालतों का रुख किया और अदालतों के बाहर जो है वो उन्होंने टॉक शोज को मरकज बनाया, अपना महवर बनाया, जिसकी वजह से वो उन्होंने कानूनी जंग नहीं लड़ी बल्कि उन्होंने
उस लेकिन पे भी ऐसा भी तो सियासत ये तो करने हर दौर में होता है। आप का ताल्लुक नहीं, पीपल्स बिल्कुल पार्टी ऐसे से है, पीपल्स पार्टी के वकला भी यही करते रहे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से टॉक करते रहे, तो मीडिया ये टॉक करना कोई ये जुर्म तो नहीं है। ये पहली बात तो यह है कि मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है, लेकिन मीडिया टॉक जो है वो इस तवातुर से, इस तरीके से नहीं हुई। जहाँ पे अदालत के अंदर भी आप जो अदालती केस को टेस्ट करते हैं वो भी सियासी अंदाज में करते हैं, यानी वो टिकट्स बनाने के लिए और अदालती खबर बनाने के लिए जब किया जाए और उसका मुखातिब जो है वो अदालती अफसर ना हो बल्कि मीडिया हो और बाहर के लोग हों, तो फिर सियासी मुकदमात है उनका हशर वही होता है लेकिन जो राय साहब, क्या आप आज नहीं हुआ हुआ। समझते, इसका देखिए आप एतराफ, सियासतदान हैं। और इसका अ, एतराफ सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा, उनके अपने सीनियर वकला कह रहे हैं, उनके जी बिल्कुल अपने ठीक है, लोग कह लेकिन रहे हैं कि बतौर सियासतदान क्या आप नहीं समझते कि हमारे मुल्क से जो सियासी इंतकाम की रवश है वो ख़त्म होनी चाहिए? आज आपकी नून लीग इक़्तिदार में है, कल अपोजिशन में होगी, तो क्या इस सब के लिए ख़त्म नहीं होना चाहिए सियासी इंतकाम का सिलसिला? जी बिल्कुल बिल्कुल खत्म होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि सियासी इंतकाम उसका हल नहीं है, बशर्ते कि वो सियासी इंतकाम हो। देखिए ना, अब अगर कोई आदमी कानून को तोड़ता है, आप कंपैरिजन अगर आप उन केसेस का करेंगे, किसी का जलसा करने के केस का तकाबुल आप करेंगे 9 मई के वाकयात से, तो फिर यकीनन जो है वो अनरियलिस्टिक कंपैरिजन होगा। क्योंकि क्या किसी जगह अक्रॉस द ग्लोब मुझे बताएं इस किस्म के वाकयात हुए हैं? कहीं पे भी इस तरह हुआ है कि सिर्फ दफाई तनसीबात को वो हमें कहा जाता है कि 9 मई पे आ जाते हैं, तो 9 मई ही असल डिफरेंस है कि जब आपने रियासत पे ही हमला कर दिया, जब फौजी तनसीबात, जब शोहदा की यादगारें, तो बुनियादी चीज तो यही पे यार, बुनियादी चीज वही एटीट्यूड है। आज भी अगर आप देखें, ये मुलाकात का शो जो अडयाला के बाहर लगता है, अगर इसका पर्पस मुलाकात करना होता तो फिर तो शायद और बात है, लेकिन वो मकसद जो ही चूंकि उसका एक लेकिन राय साहब, माजी पॉलिटिकल में तो शो क्रिएट मुस्लिम लीग करना। नून ने भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, उसके बाद रहनुमाओं को सजाएं भी हुई थी, उस पर क्या जी कहेंगे? जी जी, तो वो तो आपने जवाब दे दिया ना कि अगर अगर कोई हमला जिसने भी किया था उसको सजाएं हो गई, तो लॉ ने अपना रास्ता लिया। इसी तरह आज भी मैं ये कहूंगा, कभी भी माजी में आप हमारे कैदी रहे हैं, आप जेल की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस, प्रेस टॉक्स, धरना, लोगों के रास्ते बंद करना, अडयाला रोड जेल जो है वो मेरे हल्के में है, तो मैं उसकी अजियत से आगाह हूँ कि कैसे लोग जो है वो अजियत का शिकार होते हैं। और वहां पर जो है वो आके तो 20 लोग या 50 लोग बैठ जाते हैं। कभी बच्चों को कैदियों की वर्दियां पहना के मासूम बच्चों को ले आते हैं। कभी आप अगर काश इस तरफ भी नजर गई होती कि जनाब वो किस किस तौर पे कैदियों वो छोटे बच्चों को, यानी उन्हें पोलिटिसाइज करना, इन जो 5-7 साल के बच्चे हैं, और उन्हें लेके जाना, ये बड़ी जो है वो अजीबो गरीब बातें हैं। और बुनियादी जो मसला है वो यहीं पे है। देखिए, एटीट्यूडनल इशू है। अगर आज भी बातचीत के भी देखें कि ऑफर हुई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हुई, अगर उनको इलेक्शन के किसी प्रोसेस पे एतराज है तो आए बैठे, कमेटीज क्यों छोड़ दी हैं, आए बैठे और हम इलेक्शन के उनके उस प्रोसेस को जो है वो लाएं, उसमें तरामीम लाएं। किसी जगह उन्होंने लीगल प्रोसेस में, किसी जगह लेजिस्लेटिव प्रोसेस में हिस्सा ही नहीं लिया। किसी जगह किसी कमेटियां जो है वहां से छोड़ दी। असेंबली की रुकनीत तो नहीं छोड़ी, लेकिन कमेटी छोड़ दी। तो 27वीं तरमीम आई, उसके खिलाफ बातें बहुत की, एक तरमीम उन्होंने नहीं दी, एक उस पर तकरीर नहीं की, खुद चुपचाप करके बैठ के। अगर दीगर जमातों ने उसको अपोज किया 26वीं को या 27वीं को, तो उन्होंने उस पर तरामीम दी, उसके खिलाफ वोट दिए। आप देखें कि किसी भी सियासी जमात ने जब लेकिन इनका कोई रोल लेजिस्लेटिव रोल नहीं है, जो कि जब असेंबली होती है तो सियासी का किरदार जो है वो असेंबली में होता है, तो लेकिन ऐसा वो देखिए ना, उन पे किरदार तो अदा पीटीआई पे नहीं तो पीटीआई बार बार ये बात कर रही है कि अगर वो असेंबली के अंदर किसी बात पे एतराज़ करती है तो कहा जाता है कि आप असेंबली में बैठ के शोर कर रहे हैं। जब वो इस्तीफों की बात करते हैं तो फिर आप मुस्लिम लीग नून ही कहती है, पीपल्स पार्टी भी कहती है कि आए असेंबली के अंदर बैठ के बात करें। नहीं, बिल्कुल ये नहीं कहा। देखिए, बार बार कहा, असेंबली के प्लेटफॉर्म से कहा, मुज़ाकरात असेंबली के प्लेटफॉर्म पे हुए भी हैं। अब देखें कि एक दफा शुरू हुए, फिर उन्होंने यूनिलैटरली उन्हें छोड़ दिया। अब बजट के बारे में मसला देखा कि किसी ने नहीं कहा, बजट की उस जो प्रोसेस था उसमें उन्होंने हिस्सा लिया, उन्होंने कट मोशन दिए, उन्होंने
बजट की कार्रवाई में हिस्सा लिया, तो किसी की तरफ से वो बात आई है कि वो असेंबली में नहीं बैठे। लेकिन जब कानून साजी हुई, कोई कानून बना, कुछ तरमीम दो हुई, 24वीं हुई, 27वीं हुई, तो उसमें उन्होंने उसी कंडक्ट का मुजाहरा किया, वो एतराज वाले कंडक्ट का, शोर शराबे वाले का, बाहर जाना। तो हमारी तो उनसे बड़ी दर्दमंदाना और बड़ी जो है मुद्दबाना अपील है कि वो मुज़ाकरात के अमल का हिस्सा बने, स्पीकर के प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट कर लें चलें, अगर वो कोई और प्लेटफॉर्म नहीं अडॉप्ट करना चाहते। लेकिन वो देखें क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कि हम बातचीत हुकूमत से इसलिए नहीं करेंगे कि उनको इख्तियार नहीं। भाई फिर दो बातों में से एक बात होगी ना, या हुकूमत के पास इख्तियार है या नहीं है। अगर हुकूमत पे इख्तियार है तो फिर हुकूमत को आप बतून क्यों करते हैं, हुकूमत पे तनकीद क्यों करते हैं, हुकूमत पे गाली गलौज क्यों करते हैं। और अगर हुकूमत शुक्रिया राय साहब, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जहाँ हुआ वक्त हुआ चलता है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अभी हमें ज्वाइन किया है कादर मुंतखिल साहब ने। कादर मुंतखिल साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ में एहतसाब और कैदियों के हकूक़ का जो है वो उसको तहफ़्फ़ुज़ है वो उसका कलीदी किरदार रखता है, कलीदी हैसियत रखती है। क्या आप समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म मौजूद है कि बानी PTI से मुलाकात कराई जाए, उनके वकालतनामे पर साइन कराए जाए, लेकिन 4 माह से कुछ नहीं हो रहा? जी, यकीनन आप दुरुस्त कह रहे हो। और मैं प्रोग्राम ये बराह रास्त देख रहा था, मगर वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर तो नहीं दिखाई। और मुझे यकीन है कि उन्होंने ये इस इशू को अपनी स्पीच का हिस्सा बनाया होगा, गो कि मीडिया ने नहीं दिखाया है। यकीनन ये सारी बातें, जब आप इस्लाहत की बात करते हो, मैं 10 साल जेल रिफॉर्म्स कमेटी का हिस्सा रहा हूँ सिंध में, जुडिशल कमीशन का, जुडिशल अकेडमी सिंध का, हाई कोर्ट का। और हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है जेल के अंदर। जब से मैंने होश संभाला है, कराची के 2 जेल है जिसको लांडी या मलीर जेल कहते हैं, और एक सेंट्रल जेल है जो अंग्रेज के दौर में बने, आज भी वही है। इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है 47 साल से, या थोड़ा कम अरसा लगा ले जब से कैपिटल बना है। कोयटा का जेल एक ही जेल है कोयटा का, इसी तरह पेशावर का। तो जो अंग्रेज के दौर में जो जेल बने, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो आगे एक ईंट भी नहीं रखी है, न उनको कोशिश की है। यकीनन जो आर्टिकल 10 है जो पिछले जरदारी साहब के दौर में जो आइन में शामिल हुआ, उसका मकसद यही है कि कैदी को अपने वकला से मिलना, अपने जो रिश्तेदार है उनसे मिलना, और अपील का हक मिलना, और अपील हक के लिए जो वकालतनामे दस्तखत करना, ये सारी चीज़ें मौजूद है, ये सारी चीज़ें मौजूद है। मैं आपको एक और हैरत वाली बात बताऊं। 1999 में मैंने सिंध हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें मैंने कहा था कि पंजाब में बच्चों के हवाले से जो कानून है, चिल्ड्रन एक्ट 1983 का है, सिंध में 1955 का है। और हैरत वाली बात है, पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान में सिरे से बच्चों का कोई कानून नहीं था। फिर मैंने पिटीशन दाखिल किए, सिंध हाईकोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है, उस वक्त के सरकारी वकला और गवर्नमेंट की तरफ से आते थे। फिर जनरल मुशर्रफ ने जुवेनाइल ऑफेंडर ट्रेनिंग स्कूल के नाम से 2000 का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, जो कि कानून पूरे पाकिस्तान में लागू हो गया। तो बहुत सारे, मैं आपको सैकड़ों कवानीन का हवाला दे सकता हूँ जो असम्बली के फ्लोर पे, पिछले असम्बली में या एज ए वकील मैंने अदालतों में पिटीशन दाखिल की है। तो अभी तक हम इस्लाहत ही रो रहे हैं, अभी तक हम इस्लाहत के ऊपर बातें कर रहे हैं। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि हम इस एक तरफ पूरे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे इस्लाहत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो बराबर में हाई कोर्ट इस्लामाबाद की जो ऑर्डर है उनकी वायलेशन हो रही है, उनके ऊपर अमल दरामद। तो ये बातें तो है सारी। अच्छा कादर मुंतखिल साहब, अगर आप बात करते हैं ना पाकिस्तान में मईशत की और आम शहरियों की हालत की, कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी जो है वो हुकूमत का दावा कि उन्होंने किया है, लेकिन जो पेट्रोलियम लेवी है 2.5 रुपये से कम करके क्लाइमेट सपोर्ट लेवी जो है वो उसमें 2.5 रुपये इजाफा कर दिया है। तो ये क्या है कि हुकूमत तो जो कर रही है उससे आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, महंगाई में कमी नहीं आ रही, आम अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में कमी नहीं आ रही। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त रहा। आपको और आपकी देखने वाले को मुबारक हो कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी है। मगर वो जो पेट्रोल कीमतें कम की है 74 का या 26 रुपए का एक मरतबा, क्या 160 रुपए 2 महीने के अंदर जब जंग शुरू हुआ तो नहीं बढ़ाई है।
और खुद एक आदाद शुमार के मुताबिक वो भी पिछले महीने का 2700 अरब जो है वो हुकूमत लेवी के नाम पे आवाम के खून चूस चुके हैं। ये लेवी किस बला का नाम है, और ये एक ऐसा ड्रामा है ये लेवी कि आप अगर जीएसटी लगाते तो सुबह को उसका हिस्सा देते, आपने लेवी रख लिया तो खुद ही हड़प करना शुरू कर दिए। फिर कहते हैं वफाक कमजोर है, फिर कहते हैं वफाक के पैसे नहीं है। तो बाबा वफाक के पैसे तो दे दिए, बजट से पहले सुबह ने दे दिए। तो ये लेवी के मद में हमें नहीं चाहिए आवाम का खून की चूसे हुए पैसे। मगर मैं एक चालाकी बता रहा हूँ जो हुकूमत कर रही है। और फिर आपको याद होगा पेट्रोलियम के वजीर अली परवेज मलिक साहब जब पहली मरतबा 126 रुपए पेट्रोल डीजल बढ़ाया गया है, जबकि ये सवाल उससे किया जा रहा था कि बाबा ये तो 28 दिन का आपके पास जखीरा मौजूद है और पुराने रेट पे आपने खरीदा है, तो आप 126 रुपए क्यों बढ़ा रहे हो? तो जवाब ये मिला वजीर साहब की तरफ से कि चूंकि हमने पेट्रोलियम कंपनी के साथ मुआहदा किया हुआ है कि ये आगे चल के जब ये मजीद महंगा होगा तो वो महंगा नहीं करेंगे। लेकिन आपने देखा फिर वो मजीद भी महंगा हो गया। अब जब सस्ता हो गया, हालांकि हमारा कोई टैंकर रुका नहीं है, हालांकि कोई पाकिस्तान ना ईरान की तरफ से ना अमेरिका की तरफ से हमारा कोई सप्लाई जो है ना वो रुका नहीं है। मगर उसके साथ साथ हैरत वाली बात ये अमेरिका जो है ना ये दुनिया के लिए तो सुपर पावर नहीं है, दुनिया तो नहीं मानती उनको। 40 साल ईरान लड़ा था, वो तो नहीं मानती है। ये सुपर पावर सिर्फ हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए भी नहीं है। उसको पेट्रोल पहले से जा रहा था, उसके साथ पहले से मुआहदे थे। रशिया और चाइना तो पहले ही ताकतवर है। श्रीलंका बांग्लादेश को जा रहा है, उस सुपर पावर हम पर पाबंदी। जरदारी साहब के दौर में जो गैस लाइन की आया था, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने की, तो वही सुपर पावर ने अपनी ताकत दिखा दी है, नहीं आने दी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ फिर ये 6 रूट जो बना लिए ईरान की तरफ, वो किस लिए बनाई है? और फिर ये जो ईरान के अंदर पेट्रोल डीजल 2-3 रुपए मिल रही है, अगर अखराजात मिला दे तो पाकिस्तान के अंदर वो 50 से 60 रुपए मिलेंगे। तो 400 तक आप किस खाते में बढ़ा रहे हैं? ये स्मगलरों को फायदा हो रहा है या पेट्रोल पंपों को फायदा हो रहा है? न तो आवाम को हो रहा है, न हुकूमत को हो रहा है। इसके ऊपर हुकूमत क्या कर रही है? तो बहुत सारे सवाल आते हैं। और फिर जब पिछले हर हफ्ते को जो पेट्रोल और डीजल का रेट तय होता था, पिछले हफ्ते जो उसने ऐलान कर दिए बरकरार रखा और ताहयात बरकरार रखा। अब वो हफ्ते के हफ्ते भी नहीं होगा, अब महीने के महीने भी नहीं होगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें इस बात की निशानदेही है कि हुकूमत का जो है ना वो एक्सपोर्ट न होने के बराबर है। हुकूमत के इनकम कोई नहीं है। FBR को 1000 गाड़ियाँ दी है और 23,000 FBR के मुलाजमीन है, और रिकवरी कितनी की है? 1200। ये मेरे फिगर नहीं है, ये ख्वाजा आसिफ की और राना सनाउल्लाह का फिगर है। 1200 के बजाय उन्हें कहा 1200 से ज्यादा वो हड़प कर चुका है। जबकि सिंध बोर्ड अब रेवेन्यू के 368 टोटल मुलाजमीन है और 70% रेवेन्यू देता है पूरे पाकिस्तान को। तो मैं ये समझ रहा हूँ थोड़ा सा इन चीजों पे गौर करने की जरूरत है, थोड़ा सा कब तक। और खुद एहसन इकबाल जो प्लानिंग का मिनिस्टर, उसने कहा कि हमारे पास रिकवरी नहीं है, इस वजह से हम पेट्रोल लेवी की मद में ये सारे अखराजात पूरे कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो हुकूमती वजीर मान रहे हैं, अपनी कोताही नाइली सब मान रहे हैं। मगर फिर उसके बाद के यानी इसका मतलब ये है कि कोई काम नहीं है, बस आवाम को खून चूसते रहो। आपने कोई काम करना है, न मेहनत करना है, न कोई मजदूरी करना है, कुछ भी नहीं करना है। बस इसी तरह से बैठो, या तो सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों से टैक्स काटो, क्योंकि आपसे टैक्स भी नहीं कलेक्ट किया जा रहा है। यानी एक हमारे यहाँ बाजार है कराची का, लालूकेत के नाम से एक गरीब सा बाजार है, उस गरीब बाजार का टैक्स जो है ना पूरे लाहौर के टैक्स से ज्यादा देता है। तो ये क्या है? इसका मतलब ये है कि नून लीग खुद अशराफिया को और जो बिजनेसमैनों को उनसे टैक्स नहीं लेती है, उनसे वो करे। फिर जाके उन्होंने अब नया तरीका शुरू कर दिया कि हर दुकान से 25,000 रुपए लो। यानी आप बड़े बड़े बिजनेसमैन से टैक्स रिकवर करने में तो नाकाम रहे, गरीब दुकानदारों के ऊपर 25 रुपए। लेकिन कादर मुंतखिब साहब, पीपल्स पार्टी नून लीग की वफाकी हुकूमत को इन हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, हुकूमत को तनकीद का निशाना नहीं बनाते, हुकूमत के इन इक़दामात पर आवाज़ नहीं उठाते असम्बली में, पार्लियामेंट में। आप मेरे ख्याल में टीवी नहीं देखते हो, अपना टीवी भी नहीं देखते हो मेरे ख्याल में। क्या हमारे तर्जुमान शाजिया मरी साहबा, हमारे एक MNA सेनेटर ने असम्बली के फ्लोर पे ये पेट्रोल की, महंगाई की, ये सारी चीजों की बात बिल्कुल मैंने तो बता दें मुझे, बिल्कुल देखी, लेकिन उसके साथ देखे ना, उसके साथ बजट की मंजूरी से पहले बात चली कि आपके जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने कहा कि वो उनके कुछ शराइत है तब वो हुकूमत के साथ देंगे। फिर कुछ सियासी कोई बातचीत हुई जीबी हुकूमत के हवाले से, जीबी हुकूमत साजी के हवाले से, और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने एकदम जो है हुकूमत का साथ दिया बजट की मंजूरी में।
देखिए, आप तो ढूंढ रहे हो कि किसी तरह से कोई भी ऐसा कमजोर पॉइंट नजर आए पीपल्स पार्टी में। आप बताएं, आपको चैलेंज करता नहीं हूं जितने मुद्दत कमजोर साहब, पॉइंट आपने बड़ी स्ट्रांग बातें की, आपने देखिए आपने बड़ी स्ट्रांग बातें की और जायज बातें की, मैं उस तनाजुर में बात कर रहा हूं। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, असेंबली के फ्लोर पे मेरे एक जुमला सुन ले, आपको सब समझ आएगा। हम ही तो है पीपल्स पार्टी जो हुकूमत की जनाजे को भी कंधा दे रहे और अपोजिशन का किरदार भी अदा करे। बाकी कहां है अपोजिशन, कहां है पीटीआई? कोई बजट की बात की है उन्होंने, कोई महंगाई के ऊपर बात की है, कोई पेट्रोल के ऊपर बात की है, किसके ऊपर? चलो और नहीं सही, अपने सूबे की जो लॉ एंड ऑर्डर उस पर भी बात नहीं की है। खान को रिहा कर दो, खान की मुलाकात कराओ, अब तो रिहाई वाला मुतालबा भी छोड़ दिया। तो मेरे भाई, पीपल्स पार्टी यकीनन हम जो अच्छे काम है मुस्लिम लीग नून के, उनको हम साथ दे रहे हैं। लेकिन मैं अगर मुलाजमीन के तनख्वाहों में हमने 50% मांगा, डिमांड की है, हुकूमत ने अल्लाह अल्लाह करके 7% किए, न होने के बराबर है। लेकिन ये भी हमने करा है। बेनजीर इनकम सपोर्ट के जो गुरबा है, जिसको 4.5 करोड़ डेटा मौजूद है गुरबा के, उसको 1 करोड़ लोगों को फायदा मिल रहा था, हमने उसको 1 करोड़ 20 करा है। हमने 750 अरब से 850 अरब कर दिए, ये हमने की है। मैं ये कहूँ कि सारे मसलों के ऊपर जो हम तनकीद करते हैं, हुकूमत को टफ टाइम देते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करते और बैठते भी है। अब आप क्या करें कि हम नाराज होकर जाके बैठ जाए, घर पे बैठ जाए? नहीं नहीं, हमारा मकसद नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त बातें की, तनकीद भी की और मुस्बत बात भी कर रहे हैं। यही सवाल मुदख्खिल साहब हैं, हमारे साथ मौजूद है कमरुल इस्लाम राय साहब, उनसे तो फिर आप सवाल इकट्ठे कर दें। जी प्लीज। आप मुझे बताओ कि अगर इन चीजों पे हम खामोश रहे, अभी देख रहे ख्वाजा आसिफ की बांजी ने, जो वफाकी वजीर है शिजा फातिमा साहिबा, बिल्कुल बिल्कुल, उस पर एतराब भी हुआ कि आपकी रुकने कौमी असम्बली में उस पर उनकी गहरी नजर थी। एक जुमला सुन ले, तो मैं जब कंप्लीट करने थे मेरे भाई, इतना तकड़ ना करे, फिर आप इकट्ठे उनको दे दे जो टाइम जो जिसको देना है। जी जी। उस शिजा फातिमा साहिबा ने ये पूरा बिल असम्बली, स्टैंडिंग कमेटी, लॉ एंड जस्टिस, वजारत कानून, वजारत दाखिला से, यानी किसी का घर है, आप उसके ऊपर कोई चीज लगाना चाहे, अगर वो नहीं माना तो आप उसको हथकड़ी लगाएंगे और घर पे कब्जा करेंगे। खुदा को मानो, कोई यार को कोई गस्ताफू की हुकूमत है, कोई आगे चंगेज खान की हुकूमत है। फिर पंजाब में आपने जो बिल लाया, उस बिल पे स्पीकर कहे मुझे पता ही नहीं है, वो कहते हैं कि जो एबिचुअल है वो जो मर्जी कर लो। तो भाई ये काम करो, ये अदालतें बंद कर दो, ये सबके थाने के ऊपर एक बंदा बिठा दो, जो मुल्जिम आपके नजर में नजर आया है उसको गोली मार दो, खत्म करो। फिर ये जजेस की तनख्वाहें या अदालतें, इनको सबको बंद कर दो, फिर क्या जरूरत है फिर इन चीजों की? नाज़रीन, जहां हुआ वक्त हुआ चलता है, शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। कमरुल इस्लाम साहब, आज यही सवाल मेरा आपसे होगा कि हुकूमत पेट्रोलियम की कीमतों में कमी तो कर रही है मसनूआत में, लेकिन आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। अगर हम बजट में देखें तो जो इम्पोर्टेड सामान है उसके टैक्स में कमी की गई, लेकिन आम अशिया खुर्दोनोश जो आम आदमी की ज़िंदगी बचाने के काम आ रहा है, उसके ज़िंदगी का सब कुछ इसी में ही है, उसमें कमी नहीं हो रही। आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। देखिए, महंगाई की बड़ी वजह जो अभी रिसेंट महंगाई की हाइक आई थी, वरना ये तो 28-30% से 5% पे आ गई थी आप कुछ माह पहले। लेकिन जंग के बाद जो हाइक आई वो क्योंकि फ्यूल की वजह से थी, और फ्यूल की कीमतों में अभी जो एक बहुत बड़ी कमी 74 रुपए की गई, और मजीद चूंकि जो है वो आगे की जाएगी, तो उसके जो एक इफेक्ट था जो जिसका ताल्लुक किरायों से था, यानी जो इंटरसिटी या विद इन सिटी किराए, उनमें तो नए किराएनामे भी आ गए और उनके किरायों में कमी है, और वो आप देख भी रहे हैं, अवाम की तरफ से फीडबैक आ रहा है। हाँ, जो डेली की चीज़ें हैं उनमें जो है वो भी अब प्राइस कंट्रोल जो है ऑफिसर्स वो अमल कर रहे हैं, अमल दरामद करा रहे हैं, और उसके नतीजे में इंशाल्लाह महंगाई में कमी आना शुरू हो जाएगी। एटलीस्ट कम अज़ कम वो जो हाइक आई थी इस पिछले अरसे में जब फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी थी, तो उसके असरात ने वाकई अवाम को परेशान किया। लेकिन ऐसा देखिए ना, आपने खुद तस्लीम किया कि पेट्रोल की कीमतें अगर कम हो रही हैं तो ठीक है, लेकिन जो आम लोग हैं वो सफ़र करते हैं तो वो गाड़ियाँ चलती हैं डीजल से, जो अशिया खुर्दोनोश की तरसील होती है वो जिन ट्रकों में होती है वो ट्रक चलते हैं डीजल से, उसकी प्राइस कम नहीं हो रही, डीजल में भी कमी हुई है ना, तो उसी वजह से कहा जा रहा है कि कीमतों में कमी नहीं हो रही है। तो डीजल की कीमतों में कमी क्यों नहीं की जा रही, मेरा सवाल ये है।
देखें, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जूं के जो आम अशिया खुर्दोनोश हैं या दीगर चीज़ें, वो बारबरदारी का जो फ़र्क आया था उसकी वजह से उनमें इजाफा हुआ था, जिसमें अब बतदरीज कमी डेफिनेटली, चूंकि उसमें प्राइस, अब अगर आप आज की प्राइस लिस्ट देखें किसी बाजार की और 10 दिन पहले की देख लें, चाहे वो फलों की है, तो उसमें जो है निस्बतन कमी वाक़या हो रही है और उसको कम किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह इसके असरात भी आएंगे। और एक आध जो अगली किस्त फ्यूल प्राइसेस में कमी की, जब मैंने पेट्रोल कहा तो उससे मेरा मुराद सिर्फ पेट्रोल नहीं थी, डीजल में भी कमी हुई थी उसी के साथ साथ, और उतनी ही हुई थी। तो अब इंशाल्लाह अगले अगर स्प्री में मजीद कमी आती है तो उसके असरात जो हैं वो मजीद वाजे होके आएंगे और महंगाई की शरह में यकीनन कमी होगी। अब जंग एक ऐसी चीज़ थी जो बियॉन्ड पावर्स थी हुकूमत के भी, हमारे क्या बल्कि दुनिया की। आप देख लें कि उसमें इकॉनमी का फ़र्क पड़ा। आप अमेरिका जैसे मुल्क में जो यहाँ से तेल नहीं लेता, उसकी भी अगर आप वहाँ पे देखें, उनके प्राइसेस में उनकी फ्यूल प्राइसेस तकरीबन दुगनी हुई, और दीगर तमाम ममालिक में भी। और ये एक ऐसी चीज़ थी जो हुकूमत के इख्तियार में नहीं थी, ना हुकूमत ने शुरू की थी, लेकिन उसको ख़त्म कराने में यकीनन हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान ने कलीदी बुनियादी किरदार अदा किया, जो कि फिर कभी उसमें थोड़ी बहुत पेचीदगियाँ आ जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली बहरहाल अमन कायम होने की कभी उम्मीद है और इंशाल्लाह उसके असरात अवाम तक पहुँचेंगे। शुक्रिया राय साहब। हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के शफकत अयाज साहब ने भी ज्वाइन किया है। शुक्रिया शफकत अयाज साहब। ये बताइएगा कि बैरिस्टर गौर कहते हैं कि हुकूमत ने डायलाग की पेशकश की है तो पहल भी हुकूमत ही करे, दूसरी तरफ सख्त बयानात और एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। अगर दोनों पार्टियां अपनी अना पर अड़ी रहेंगी तो फिर मुल्क में सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपका क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन बात यह है कि अभी तक जो इस वक्त की हुकूमत है, इन्होंने आज तक कौन सा वादा अपना पूरा किया है? 7-8 महीनों से हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब आइसोलेशन में हैं। ये जुल्म और बर्बरियत आप पूरी दुनिया में आज तक आपने नहीं देखा होगा कि एक लीडर को, जिसने खुद नवाज शरीफ साहब को डॉक्टर अदनान जैसे लोग अपने जेल में मुहैया किए थे, जिनको जो है बीमारी की बुनियाद पे या प्लेटलेट्स गिरे हुए थे, उसी बुनियाद पे उनको बाहर छोड़ा गया था, कैबिनेट से उनकी अप्रूवल दी गई थी। आज वो लोग जो इक़्तिदार में बैठे हुए, जिन्होंने खुद ही प्रिविलेजेस हासिल किए हैं गलत तरीके से, आज वो इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप के साथ क्या कर रहे हैं, उनके वर्कर्स के साथ क्या कर रहे हैं, उनके पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता कि आपने एक तरफ पार्टी और उनके पूरी लीडरशिप को जेलों में डाला हो, आप उनके निशानात छीन के उनको टमाटर और करेले पे इलेक्शन लड़वाने पे मजबूर कर रहे हो, आप उनके जो है उनको छोड़ नहीं रहे हो, और आप आगे से ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात के लिए अगर तैयार होना है तो पहले कुछ जेस्चर तो दिखाएं, कुछ उसूल तो अपनाएं, कुछ इक़दार तो अपनाएं। ये तो नहीं हो सकता कि आप जुल्म भी करें, बर्बरियत भी करें और आए हम आपके साथ मुज़ाकरात करते हैं। तो ना इनके पास मुज़ाकरात का कोई इख्तियार है। इनने 2 दिन पहले कहा था कि हम तो नूरीन नियाजी साहिबा को जो है इजाजत देते हैं कि वो मिले जाके, लेकिन ये नहीं जाके मिल रहे हैं। तो हमने कल कहा कि आए ना, हम आपको ये नूरीन नियाजी साहिबा खुद आप कहते हैं कि जाके इनको मिलवाएं। तो ये बहाने कभी कहते हैं कि और इनके आप इनके बातों में तजाद देख ले। एक जगह पे कह रहे हैं कि बुशरा बीबी के जो फैमिली वाले हैं और खान साहब की फैमिली, ये अंदर जाके मिलते हैं और जब ये मीटिंग करते हैं तो बाहर आके ये जो है बयानात देते हैं सियासी, तो हम इसलिए इनकी जो है ना मुलाकात नहीं कराते। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम बैरिस्टर गौहर ये बैरिस्टर सैयद साहब की मुलाकात करवाते हैं, लेकिन अगर वो बाहर आते हैं और अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसमें कुछ की नहीं करेगा। इसलिए आपने खान साहब की बहनों में से एक बहन और एक जो है ना एक और बंदा हमें दे ताकि इनके साथ मिले। तो ये कौन सी बात हो गई? आप 2 फैमिली पे पाबंदी लगा रहे हैं कि उनका बाहर आना। नहीं शफकत साहब, आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि हुकूमत ने बानी पीटीआई की बहन नूरीन खान की मुलाकात की जो है वो पेशकश की थी, लेकिन मुलाकात के लिए नहीं पहुंची? मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने ये बहाने और ड्रामे शुरू किए थे कि हम मुलाकात करवाना चाहते हैं लेकिन ये मिलते नहीं है। हमने परसों, आपको पता है कि ट्यूसडे को हमने कहा कि हम तो आए हुए हैं, आए नूरीन नियाजी साहिबा को जो है ना आप मिलवाएं खान साहब से। फिर ना इन्होंने मिलवाया
ना फिर वहां पे जो है ना इन्होंने वो बात दोहराई। हम इस शो के सामने खड़े थे, वो कह रहा था कि मैं बेबस हूँ, अगर कोई कॉल आएगी तो हम मिलवा देंगे। तो अगर इन्होंने किसी बहन को मिलवाना था तो इससे पहले भी आप जाके देख लेना, ये ऐसी बहन ये छोड़ के मिलवा रहे थे ना। वो जो एक दफा नूरीन नियाजी मिली थी, दूसरी दफा फिर वो दूसरी बहन मिली थी। तो ये सिर्फ ड्रामे हैं कि बताते हैं कि हमने ये करना है। इन्होंने असल में मिलवाना नहीं है, इन्होंने जुल्म करना है, इन्होंने खान साहब को जेल के अंदर मार देना है। ये हथकंडे यूज कर रहे हैं। जी राजे कमर साहब, आपसे मेरा एक सवाल होगा कि एक तरफ मरकज़ में आप इत्तेहादी हैं, आपके इत्तेहादी MQM पीपल्स पार्टी के खिलाफ सड़कों पर निकल रही है, दूसरी तरफ PTI के साथ मुज़ाकरात में शदीद डेडलॉक भी है। मुस्लिम लीग नून एक बड़ी अक्सरियती पार्टी होने के नाते मुल्क को इस सियासी जो हुंजान की कैफियत है उससे निकालने के लिए कुछ प्रैक्टिकल करना चाह रही है कि नहीं? देखें, मुल्क में जो सियासी हिजान अगर दानिस्ता पैदा किया जाए तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है या इत्तेहादी जमातों का ताल्लुक है, इख्तलाफ राय होता है सियासी जमातों में, और बिलखुसूस इत्तेहादी जमातों में हमेशा होता है। यानी दो मुख्तलिफ जमातें ना, जब कुछ लोग गलती करते हैं, जब वो पीपल्स पार्टी जी कहा जाता है ये जमहूरियत का हुस्न है। नहीं, जमहूरियत का हुस्न हो ना हो, लेकिन ये जमहूरियत की ज़रूरत है कि दो जब एक पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती तो मखलूत हुकूमतें दुनिया भर में बनती हैं, और मखलूत हुकूमतें जो हैं वो एक दूसरे से इख्तलाफ करती हैं। तो यहाँ पे चूंकि हमारा एग्रीमेंट, हमारे का थीम जो था वो पाकिस्तान था, मुल्क को उस गर्दाब से निकालना था, तो दोनों ने दिल बड़ा करके, दोनों जमातों ने, यकीनन पीपल्स पार्टी की हमारे साथ मुत्तफिक होना हर बात पे ज़रूरी नहीं है, वो एक मुख्तलिफ जमात है, और हमारा भी इसी तरह ज़रूरी नहीं है। लेकिन जहाँ पे ऐसी चीज़ आती है, मसलन बजट का पास करना ज़रूरी था, तो बजट के लिए दोनों ने अपनी अपने राय दी, उसमें तब्दीलियाँ हुई, बहुत सी चीज़ें पीपल्स पार्टी के इनकॉर्पोरेट हुई, और इसी तरह MQM की हुई, और बजट पास हो गया। इसी तरह जब तरमीम का मौका आया, 26वीं आइनी तरमीम थी, 27वीं आइनी तरमीम थी, तो वो पास होगी। तो इन इख्तलाफात को कोई और रंग देना, या उससे कोई सनसनी पैदा करना, या उससे कोई अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स की कोई उम्मीद रखाए, वो कहते हैं अगर इफ विशेस वर हॉर्सेस तो बैगर्स वुड हैव बीन राइडर्स। तो वो तो ख्वाहिशों पे किसी का भी दम निकल सकता है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है नहीं है। इख्तलाफ राय है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, मंदोखेल साहब अपनी दे रहे हैं, उनकी पार्टी लीडर्स असम्बली में भी अपनी दे रहे होते हैं डिफरेंट, लेकिन हम बहरहाल इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी रहेंगे। उस इत्तेहाद को कोई ख़तरा नहीं है, इख्तलाफ राय होगा और एक दूसरे की माननी पड़ेगी हमें। शफकत साहब, आपसे मेरा सवाल है कि आपने जैसे खुद ही कहा कि हुकूमत को ऐसा जस्टर दिखाए सीरियस मुज़ाकरात के हवाले से या मुलाकात के हवाले से, तो PTI उसके लिए तैयार है। आप क्या समझते हैं कि वो जस्टर क्या हो सकता है? क्योंकि इससे कबल भी स्पीकर कौमी असम्बली के ज़रिए भी मुज़ाकरात की बात हुई, प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद भी ईवान में आके कहा, तो क्या हुकूमत करे कि PTI मुतमिन हो जाए? अगर आप हुकूमती लिहाज से कहें ना, तो वो तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हम डिमांड रख सकते हैं कि आप जो है ना मर्ज एरिया के लिए ये कर ले, हमारी सूबे के लिए ये कर दे, आपके साथ चलने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे पार्टियों की बात है। आपने एक पार्टी को दीवार के साथ लगाया हुआ है, उसके लीडर को जेल में बंद किया हुआ है, आइसोलेशन में रखा है, उनको इस वक्त इलाज की जरूरत है। अगर जिस तरह इन्होंने दिखाना है तो ह्यूमैनिटेरियन बेस पे चेयरमैन इमरान खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल में करवाएं, वहां पे उनको एडमिट करें, वहां पे इनकी बहनों को इजाजत दे कि वो उनकी मौजूदगी में इनका इलाज शुरू हो। फिर खान साहब के केसेस के हवाले से उनकी वकला की टीम है, उनको इजाजत मिले कि वो जाके अगर वकालनामे जो है वो साइन कराना चाहते हैं, या अगर उनसे मिलना चाहते हैं, या किसी केस पे डिस्कशन करना चाहते हैं, वो करे। ये जेस्चर होता है कि अगर आपने किसी पार्टी के साथ, किसी लीडरशिप के साथ आपने जाना होता है, तो आप ह्यूमैनिटेरियन केसेस पे उनको कुछ इंसाफ करते हैं। हमने जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, तो हमने डॉक्टर अदनान साहब को छोड़ा था, और उन्होंने ही उनके प्लेटलेट्स गिराए थे। फिर आपने देखा था कि बिलावल भुट्टो साहब ने जब ख्वाहिश जाहिर कि मैं नवाज शरीफ साहब से आधे घंटे के लिए मिलना चाहता हूं, तो उनको इजाजत आधे घंटे की मिली थी, और उन्होंने वहां पे 2.5 घंटे की मुलाकात की थी। फिर आपने देखा कि हमने किसी भी जगह पे नवाज शरीफ साहब को के साथ उनके वकला की टीम, उनकी लीडरशिप में से किसी को मना नहीं किया था कि आप नहीं मिलेंगे। इनको तो क्लास A और क्लास B मिले थे। तो ये जेस्चर होता है कि आप कम से कम उनको वो
जो बुनियादी सहूलियात है वो तो दें। इस तपती धूप में, और ये जो 47 और 45 दर्जे वो सेंटीग्रेड है, इसी में वो बंदा ना आपसे पंखा मांग रहा है, ना आपसे एसी मांग रहा है, ना आपसे जो है कोई और चीज की डिमांड करे, लेकिन इसकी जो आंख का मसला है, जो 85% उनके आंख की नजर कमजोर हो चुकी है, तो उसके हवाले से वो अपना इलाज मांग रहे हैं तो दे दें। यही जेस्चर होता है। कादर मुंतखब साहब, शफकत अयाज साहब तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, वो यही कह रहे हैं कि हुकूमत पहले PTI से मुज़ाकरात और बातचीत के लिए अपना एक रजिस्टर दिखाए जिसमें इमरान खान को फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, उनके वकला और रुफ़का और फैमिली की मुलाकात कराई जाए, तो फिर PTI बातचीत को समझेगी संजीदा और बैठक के बात करेगी। क्या कहेंगे आप इस वाले से? हमारे जेल मैनुअल में और आर्टिकल 10 है कि आइन के भी मुताबिक ये उनका कानूनी और आइनी हक है कि कोई भी मुल्जिम हो, चाहे उसके ऊपर कोई भी जुर्म हो, जब तक वो साबित नहीं होता है, बल्कि साबित होने के बाद भी मुजरिम की भी वो सहूलियत होती है। इमरान साहब के खिलाफ तो अभी केसेस है, पहले या एक आदमी सजा हुई है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी बातों का एक ही मतलब है कि बिल्कुल मुलाकात होनी चाहिए। और मैं तो कम से कम अपनी जिंदगी में मैंने कभी ऐसा कोई कैदी नहीं देखा है जिससे मुलाकात पाबंदी हो। यकीनन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को एक काल कोठी में बंद करके न वहाँ पंखा था, कुछ था, एक समझ लो 10 बाई 10 का या 8 बाई 10 का कमरा, और उसके एक साइड पे दरवाजा लगा, वो फुटेज सोशल मीडिया पे मौजूद है। ये तो डिक्टेटर का दौर था, वो दौर तो ज़ियाउल्लाह का दौर था। अभी तो जमहूरी दौर है, अभी तो हम जमहूरी कहते हैं, नूली वाली भी कहते हैं जमहूरी दौर है। तो जमहूरी दौर में ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। अभी आज कश्मीर के इलेक्शन का बायकाट की PTI में जो न्यूज मेरे नजर से गुजरी है, क्यों, क्या फर्क पड़ता है अगर कश्मीर की हुकूमत में मिसाल के तौर पे उनको वोट देता है PTI का, अगर PTI की हुकूमत बन जाती है तो क्या फर्क पड़ता है? अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाए तो क्या फर्क पड़ता है कि आपने पूरी ये मुखबरों का टोला सामने लाके IPP की शक्ल में लाके उसको वो करे। यानी हैरत वाली बात, GB इलेक्शन में जो उन्होंने धांधली की और ड्रामाबाजी की इंतहा कर दिए, वो शायद कश्मीर में भी करना चाह रहे हैं। तो क्या चाह रहे हो आप? कश्मीर के लोग पहले से जो ना वहाँ पे जो नाराज है पहले से, और हमें तो ख्याल रखना है कश्मीर और GB को तो हमने बाकी सूबों से अलग ट्रीट करना है, क्योंकि उनके ऊपर हिंदुस्तान हमारे दुश्मन का नजर है। आप जलती पे तेल चढ़क रहे हो। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हो तो कश्मीरी ही नहीं है रावलकोट वाला, वो तो आजाद कश्मीर का हिस्सा ही नहीं है। राना सनाउल्लाह कहता है ये पंजाब की सीट है, माजरी की सीट है हमारी जेब में। तो भाई तो आप तो फोकियत कह रहे हो, तो आप तो उनकी जो प्ली है उनको और मजबूत करो, जो कहते हैं माजरीन की सीटें खत्म करो। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो ना वो किसी तौर पे चाहती नहीं कि कश्मीर में अमन हो, वो किसी तौर पे चाहती नहीं, खुद इनका कायद एक कश्मीरी है। मैं कहता हूँ उसको ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, उसको ज्यादा वो करना चाहिए। और फिर मैं दोबारा कहूंगा कि पीपल्स पार्टी का हुकूमत ना भी को फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी पार्टी को, लेकिन कम से कम वहां के आवाम को काबिल कबूल हो। अब जो हुकूमत आप बनाने जा रहे हो IPP की शक्ल में, तो वहां कौन तस्लीम करेगा? अभी मैंने कल देखा एक वीडियो नून लीग वाले, वो कहते हैं कि वो एक्शन कमेटी के नाम पे जो ना पीपल्स पार्टी के लोग हम लेकर है। अब तो कश्मीर में हर जगह पे इन पे हमले होंगे, ये कोई जलसे जुलूस कर नहीं सकेंगे, इल्जाम आएगा पीपल्स पार्टी के ऊपर, जबकि होंगे वो कश्मीरी जो उनसे नाराज है, वही कश्मीरी जो उनके साथ वो ज्यादती कर रहे हैं, मुआहदे करके वो मुकर रहे सारी चीजों का। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा हमें होश के नाखून लेना चाहिए, थोड़ा सा हमें पंजाब, सिंध, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को कश्मीर और GB से अलग ट्रीट करना होगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे नहीं लग रहा है कि आगे जाके कश्मीर के हालात अच्छे होंगे, और मुझे तो लग रहा है अब मकबूजा कश्मीर से बदतर हालात होने जा रहे हैं। अगर इनका ये फार्मूला है, जिस तरह अलीम खान को जाके वहाँ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, वहाँ इनको जाके एक तरफ भेज रहे हैं, क्योंकि GB में तो जो किया वो तो नाकाम हो गए। और दुनिया की, पाकिस्तान की तारीख का एक अजूबा इलेक्शन हमने देखा, अजूबा देखा। हमेशा जो आजाद उम्मीदवार है, वो आजाद जीतने वाले जो था, वो चलती गाड़ी में सवार होते हैं, यानी जो हुकूमत बनाने की पोजीशन हो। हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की क्लियर कर दी, फिर क्यों वो उसको जाके IPP की झोली में डाला? मैं ये भी कहता हूँ उनका हक है, लेकिन ये रिवाज तो नहीं है ना। अब एक पार्टी जिसका एक सीट न हो, 4 आजाद उम्र उसको उस पार्टी में शामिल हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कहीं से इशारा मिला है, इसका मतलब है किसी ने इनको वहां धकेला है, इसका मतलब ये है कि इनको प्रमोट कर रहा है। तो ये धांधली नहीं कहूँ तो मैं क्या कहूँ, इसको मैं क्या कहूँ? जो पंजाब पुलिस ने वहां किरदार के लिए जो भेजा है, वो तो अल्लाह का शुक्र है,
जीबी के लोग गैरतमंद है, उनको बोला सीसीडी को जाओ, तुमने कत्ल गारत जो करना है या पंजाब में करो। शुक्रिया शुक्रिया कादर मुंतखिल साहब, चेहरी का आना है तो जाकर। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। कादर मुंतखिल साहब आपका शुक्रिया, कमरुल इस्लाम राजा साहब, अयाज साहब, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, आज के न्यूज़ टुनाइट से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।